नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और उस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों डीसी जनरेटर। क्या पढ़े थे? डीसी मशीन, और डीसी मशीन पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है पहले से कंप्लीट कर लिया गया है। तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, कृपया करके पार्ट 1 देखें और उसके बाद ही पार्ट 2 आप पढ़ें, तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग में से रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये काम आने वाला है। बीएसपी एससीएल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काम आने वाला है। एसएससी जेई में काम आने वाला है, आरआरबी जेई में काम आने वाला है। ठीक है, और इस तरह के जो भी एई जेई एग्जाम होते हैं स्टेट में एई जेई जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसमें भी आपको मदद मिलेगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी मदद मिलेगा। ये सबके लिए जो है ये आपको बनाया गया है। यहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल थ्योरी होगी और इसके जस्ट अगले क्लास में जो होगी सारा का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो एक लेक्चर थ्योरी का, एक लेक्चर क्वेश्चन का। ठीक है, जो थ्योरी कराया जाएगा बिल्कुल उसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो लेक्चर भी छोटा छोटा रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। हम कोशिश करते हैं कि हर एक लेक्चर जो हो लगभग 1 घंटे के आसपास। ठीक है, चलिए। तो आप लोग में से जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे यानी कि नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक काम कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी और ये यूट्यूब चैनल जो है आपको हमेशा रिमाइंड करवाता रहेगा। कोई भी हम लोग वीडियो डालते हैं तो आपको हमेशा आता रहेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो को मिस नहीं होगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीसी मशीन या डीसी जनरेटर बोल दीजिए अभी के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन बोल दीजिए या डीसी जनरेटर बोल दीजिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं दोस्तों, कल ही क्लास में एक बात बताए थे कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोस्तों कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बनावट के हिसाब से बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यानी बनावट के हिसाब से बिल्कुल सेम होते हैं, खाली तार का जो है कनेक्शन को चेंज करना है। ये बात आपको पता है। ठीक है, किसके हिसाब से? तो बनावट के हिसाब से दोस्तों, किसके हिसाब से? तो ये बनावट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कोई अंतर नहीं है, खाली क्या है, तार के कनेक्शन का अंतर है। ठीक है, कनेक्शन कैसे कीजिएगा उसी हिसाब से ये मोटर बन जाएगा और कनेक्शन कैसे कीजिएगा उसी हिसाब से जनरेटर बन जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों बनावट में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बनावट क्या है, सेम टू सेम। क्या है? बनावट जो है सेम सेम है। ठीक है, समान है, बनावट क्या है, समान है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों डीसी जनरेटर के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। एक बात और भी बता दूं कि बनावट के हिसाब से डीसी जनरेटर और डीसी मोटर बराबर होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, खाली कनेक्शन जो है बदल जाएगा। ठीक है, खाली कनेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आज हम लोग डीसी जनरेटर पे ही पूरा पूरा ध्यान देंगे। जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे तो उसको एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझ के क्या चल रहे हैं कि डीसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो किस आधार पे दोस्तों, किस आधार पे जो है वर्गीकरण किया गया है? तो वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? तो एक्साइटेशन सिस्टम यानी कि उत्तेजना प्रणाली के हिसाब से जो है ये किया गया है। कौन सा सिस्टम के हिसाब से? तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पे जो है वर्गीकरण किया गया है। अगर आप पूछेंगे सर ये उत्तेजना प्रणाली क्या होता है, बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं। ये उत्तेजना प्रणाली क्या होता है? ठीक है, उत्तेजना प्रणाली क्या होता है या फिर एक्साइटेशन सिस्टम अंग्रेजी में क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, आपको क्या बता चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि डीसी जो मोटर है भैया, डीसी जो मोटर है उसमें क्या होता है? तो एक होता है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग, एक आपको बता चुके हैं क्या है, फील्ड वाइंडिंग होता है। ठीक है, एक होता है फील्ड वाइंडिंग, एक होता है दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग। क्या होता है? एक होता है फील्ड वाइंडिंग और एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होता है दोस्तों? तो आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों होता है रोटर पे। कहाँ पे होता है ये आर्मेचर वाइंडिंग? डीसी मशीन में रोटर पे होता है ना। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होता है? रोटर पे होता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे तार लटके हुए होते हैं, बहुत सारे तार रहते हैं, अंदर रड रड रहते हैं। ये आपका हो गया आर्मेचर वाइंडिंग। आपको फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे रहता है? तो पोल पे होता है दोस्तों। किस पे होता है? पोल पे। देख लीजिए एक बार, इसको भी देख लीजिए, कल की क्लास में इसको बता चुके हैं, फिर भी आपको एक बार रिवीजन के लिए बता रहे हैं भाई। ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए होता क्या है, आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको? इस तरीके से दोस्तों पोल होता है। ठीक है, इस तरीके से पोल होता है और इस पर बाइंडिंग लपटा हुआ रहता है ना। इस तरीके से बाइंडिंग लपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है और आर्मेचर बाइंडिंग का क्या काम है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है दोस्तों? तो एक मैग्नेट का पोल बनाना। ठीक है, चुंबक का पोल बनाना। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे है उसी तरीके से क्या होता है, जरूरत के हिसाब से किसी में 2 पोल किसी में 4 पोल होता है। ठीक है, किसी में 2 पोल किसी में 4 पोल, इस प्रकार से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है भाई। आपको समझ में आता है तब कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं ना,
मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ कि बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाल लाल कलर का वाइंडिंग दिखाया क्या है दोस्तों, ये फील्ड वाइंडिंग है। क्या है ये फील्ड वाइंडिंग है। इसका काम क्या है दोस्तों, तो पोल बनाता है। क्या बनाता है, ये पोल बनाता है। जैसे ये नॉर्थ पोल अगर बना दिया, ये साउथ पोल बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनाएगा, फिर ये साउथ पोल बनाएगा, तो इस प्रकार से जो है पोल बनाता है। ठीक है, यानी क्या काम करता है दोस्तों, तो ये चुंबक बनाता है। क्या बनाता है, चुंबक बनाता है। तो ये किस प्रकार से चुंबक बनाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। चुंबक का आप कंसेप्ट जानते होंगे। चुंबक क्या होता है, चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, सभी बच्चों को पता है। आपके घर में चुंबक होगा, आपने देखा होगा कि चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, एक उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास चुंबक नहीं है, बनाना है, चुंबक नहीं है, उसको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक रॉड ले लीजिएगा, एक रॉड ले लीजिएगा और उस पर जो है तार लपेट दीजिएगा। एक रॉड ले लीजिएगा, उस पर क्या कीजिएगा, तार लपेट दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये वाला आपका हो गया आयरन का रॉड, लोहा हो गया। ठीक है, आयरन का रॉड हो गया और उसमें जो है ये कॉपर का तार लपेट दिए। ठीक है, वायर हो गया, तार। और जैसे ही तार में से करंट बहेगा ना दोस्त, जैसे ही इस तार में से करंट बहना शुरू करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है एक चुंबक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी तार में करंट होता है उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट जो है यहाँ पे लग रहा है। जैसे एक तार को एक लोहे में जब लपेट दीजिएगा, जब तक तार को एक लोहे में लपेट दीजिएगा, उसमें से करंट जब भी जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये चुंबक बन जाएगा। इस चुंबक क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक। यानी कि जब तक इसमें से विद्युत जाएगा, जब तक इसमें से लाइन जाएगा, करंट जाएगा, तब तक ये क्या है, चुंबक जैसा काम करेगा। ठीक है, चुंबक जैसा काम करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो है ये सब है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है। ठीक है, चुंबक बना हुआ है। लेकिन चुंबक कब तक रहेगा, जब तक इसमें से करंट बहेगा। ठीक है, चुंबक कब तक रहेगा, जब तक इसमें से करंट बहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इसी को दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है ना, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन सिस्टम बना बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग है इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम मतलब क्या हो गया, जहाँ पे चुंबकीय फील्ड बनाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन सिस्टम। तो आज के बाद एक चीज समझ में आ गया हमको, क्या समझ में आ गया कि फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है भाई। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाना फील्ड वाइंडिंग का काम है, एकदम फिक्स, इतना ही ध्यान रखना है बस। फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाना जो है आपका फील्ड वाइंडिंग का काम है। ये आपको बात में दिमाग में बैठा लेना है, ये बात आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ठीक है ना, फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाना ही आपके फील्ड वाइंडिंग का काम है। क्या काम है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाना, यानी कि चुंबक जैसा बनाना ही फील्ड वाइंडिंग का मेन काम है। अब आता है आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है दोस्तों, इसका क्या काम है, तो इसमें जो होता है दोस्तों, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब ईएमएफ प्रेरित होता है। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। ठीक है, और इसमें से ही दोस्तों करंट बहता है। इसमें से क्या है, फिर करंट बहता है, ईएमएफ प्रेरित हो गया। अगर इसमें लोड कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है ईएमएफ प्रेरित हो गया, अगर लोड जोड़ दीजिएगा तो करंट बहने लगेगा। तो बात समझ में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। जो वोल्टेज बनता है, ईएमएफ जो बनता है, कहाँ बनता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, आर्मेचर वाइंडिंग बनता है। और लोड करंट भी कहाँ बनता है दोस्तों, तो लोड करंट भी दोस्तों आर्मेचर करंट से ही निकलता है। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ईएमएफ बनता है कहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोनों का काम समझ गए हैं, दोनों का काम समझ गए भाई। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि फील्ड वाइंडिंग समझ में आ गया, एक्साइटेशन सिस्टम समझ में आ गया। फील्ड वाइंडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग को आप एक्साइटेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र को उत्तेजना भी बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तेजक भी बोल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है कौन, फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या करता है, तो इसमें जो है वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को दिखाते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को दिखाते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग को दोस्तों कैसे दिखाइएगा, तो फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग का हो गया, एक इन हो गया F1, एक हो गया F2। तो इस प्रकार से फील्ड वाइंडिंग को दिखाया जाता है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो समझिए कि इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको फील्ड वाइंडिंग को दिखाया जाता है।
आर्मेचर वाइंडिंग को दोस्तों हम जब डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से दिखाएंगे, तो आर्मेचर वाइंडिंग को दोस्तों एक गोल सा ऐसे बना के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है रोटर पे स्थित होता है। किस पे होता है? रोटर पे स्थित होता है। तो एक गोल बना देंगे, ऊपर एक ब्रश लगा देंगे। ठीक है, ये ब्रश लगा देंगे दोस्तों। जो कार्बन ब्रश के बारे में बात की थी तो वो ब्रश हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। ये हो गया कि आपका आर्मेचर वाइंडिंग को जब भी दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखाएंगे, फील्ड वाइंडिंग को जब भी दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग को दिखाएंगे किसको? इस प्रकार से दिखाएंगे, एक गोल बना देंगे, उसके ऊपर दो ब्रश लगा देंगे। ठीक है, ये ब्रश लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? ये ब्रश है। क्या ये? तो ये सब ब्रश है, दोनों का दोनों क्या है? ये ब्रश, कार्बन का बना हुआ ब्रश है। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों, अब आपको बता दें कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है, इसका रेजिस्टेंस दोस्तों आर ए से दर्शाते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर ए से दर्शा देंगे, सिंपल सी बात है। इसका मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका मान जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही कम हो जाएगा, 1 से 2 ओम से ज़्यादा नहीं होगा। 1 ओम होगा चाहे 2 ओम होगा, इतना ही होगा। ठीक है, इस रेंज में होता है। 1 ओम हो गया या फिर 2 ओम हो गया, मैक्सिमम 5 ओम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आर ए का मान जो है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो मान है, वो क्या होता है? बहुत ही छोटा मान होता है। तो 1 से 2 ओम आप मान के समझिए। ठीक है, 1 से 2 ओम होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, कल को 3 ओम हो जाएगा तो आप मेरा सर मत पकड़ लीजिएगा भाई कि आप 1 ही 2 ओम बोले थे। ठीक है, मतलब इसी रेंज में होगा, इसी के आसपास होगा, इसी के आसपास होगा। ठीक है, 1 से 2 ओम हो जाएगा, तभी आर ए इजिकल टू 1 ही ओम लिख दिए हैं। ठीक है, 2 ओम भी हो सकता है, 3 ओम भी हो सकता है, मतलब छोटा मान रहेगा। लेकिन वही फील्ड रेजिस्टेंस का देखेंगे दोस्तों, तो फील्ड रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो फील्ड रेजिस्टेंस का मान जो होता है दोस्तों थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप फील्ड रेजिस्टेंस का मान जो देखेंगे थोड़ा सा जो है ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। खास करके जितना लंबा रहेगा ना, ये जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसका मान जो होता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका मान जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। वो भी जब शंट में रहेगा तब, वो भी जब शंट में रहेगा तो उसका जो मान है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका मान जो होता है थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा ही लिखते हैं। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा ही लिखते हैं। ठीक है, बाद में समझाएंगे कि क्यों ज़्यादा लिख रहे हैं। आर्मेचर से तो ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चल, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है आर एफ लिख दिए, क्यों? फील्ड वाइंडिंग के कारण। आर एफ क्यों लिख दिया भाई? तो फील्ड वाइंडिंग के कारण लिख दिया आर एफ। तो समझ में आ गया क्या बात है? समझ में आ गया क्या बात है? अगर जो आपको बताए थे दोस्तों कि जो वोल्टेज बनता है, वोल्टेज कहाँ बनता है? तो वोल्टेज हमेशा आर्मेचर की वाइंडिंग में बनता है। उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो ई होता है। क्या होता है? ई। तो हमेशा ई कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ई जो है हमेशा यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ई। ई बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 ZNP/60 है, जो कल की क्लास में पढ़ाए थे ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, 5 ZNP/60 ए। तो वो जो बनता है कहाँ पे बनता है दोस्तों? तो ये जो है आर्मेचर में बनता है, क्योंकि वोल्टेज जो है पूरा पूरा कहाँ बनता है? आर्मेचर में बनता है। इसीलिए जो फार्मूला होता है ई इजिकल टू 5 ZNP/60 ए, कहाँ पे होगा? तो आर्मेचर में होगा। कहाँ पे होगा? तो आर्मेचर में होगा। और ये जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो दिखा रहे हैं ना छोटा सा, ये कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे होगा? तो आर्मेचर के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, आर्मेचर के साथ क्या होगा? सीरीज में होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सीरीज में ही देखने को मिलेगा। ये रेजिस्टेंस जो है ना, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो है छोटा सा एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमेशा आपको प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये आर ए जो है हमेशा सीरीज में रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या चीज में रहेगा? श्रेणी क्रम में रहेगा, सीरीज में रहेगा। चलिए, समझ में आ गया? आर ए जो है ये आर्मेचर के साथ हमेशा सीरीज में होगा। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक बैटरी दिखा दिए, क्योंकि एक वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसमें, तो एक बैटरी की तरह ई दिखा दिए, और क्या हो गया? आर ए हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अभी क्या समझ में आ गया दोस्तों? ठीक, समझ में आ गया। फील्ड वाइंडिंग इसका काम क्या है? तो चुंबक बनाना काम है। एक है आर्मेचर वाइंडिंग, इसका काम क्या है? तो यहाँ पे वोल्टेज बनता है बस। दिखाते कैसे हैं? तो इसको दिखाते हैं इस प्रकार से, फील्ड वाइंडिंग को, और आर्मेचर वाइंडिंग को इस प्रकार से दिखाते हैं। ई दिखा देते हैं, दोनों तरफ ब्रश लगा देते हैं। ये क्या है? ब्रश, कार्बन का जो बनाए थे ब्रश है। और सीरीज में एक आर ए करके रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, जो कि एक छोटा सा मान होता है, 1 ओम के मान होता है। चलिए, अब देख लेते हैं दोस्तों कि जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन है दोस्तों, कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक्साइटेशन के आधार पे, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे कैसे होगा, उसके आधार पे कितना भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत सब कुछ मजा आ जाएगा आपको। चलिए, हम्म
ठीक है। अब देखिए डीसी मशीन जो है दोस्तों, मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है। मुख्यतः कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। मुख्यतः होता है कितना प्रकार का? दो प्रकार का। अब देखिए कौन कौन सा होता है भाई। एक होता है दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो पहला जो है सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस कुछ देर का देरी है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन हो गया। अब ये जो बता रहे हैं ना डीसी मशीन, वो सबके लिए सेम रहेगा दोस्तों, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, सबके लिए सेम रहेगा। कंसेप्ट जो है सबके लिए सेम रहेगा। वोल्टेज और करंट का इक्वेशन जो है बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन हो गया। और एक हो गया दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड हो गया, एक हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो एक्साइटेशन होगा, यानी कि इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होगा अलग से जुड़ा हुआ होगा। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब अलग से जुड़ा हुआ है, सेल्फ एक्साइटेड मतलब फील्ड वाइंडिंग जो है इसमें ही जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बिल्कुल इसको देखने वाले हैं। चलिए, अब सेपरेटली एक्साइटेड में दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड तो एक ही हो गया, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड अब देखेंगे इसमें क्या होगा, और भी आपको देखने को मिलेंगे। और भी क्या मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, और क्या क्या होता है भाई। चलिए, और क्या होता है, तो एक होता है दोस्तों इसमें संट संट वुंड होता है। टेंशन मत लीजिए, सबका मीनिंग बताएंगे। एक होता है संट होता है। ठीक है, संट डीसी मशीन समझिए। ठीक है, संट डीसी मशीन, संट वुंड भी बोल सकते हैं, संट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो संट डीसी मशीन समझिए अभी के लिए। ठीक है, एक होता है सीरीज डीसी मशीन। और एक होता है दोस्तों कंपाउंड डीसी मशीन। ठीक है, एक हो गया संट, एक हो गया सीरीज, एक हो गया कंपाउंड डीसी मशीन। ठीक है, अभी घबराइए मत, बिल्कुल हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि दो तरीके का डीसी मशीन होता है दोस्तों। दो तरीके का मुख्यतः डीसी मशीन होता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब उसमें क्या है, आपको जो फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन है बिल्कुल अलग रहेगा। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, मतलब फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ रहेगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड में आ गया तीन प्रकार से। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड में क्या आ गया, तीन प्रकार। एक हो गया शंट डीसी मशीन, एक हो गया सीरीज डीसी मशीन, एक हो गया कंपाउंड डीसी मशीन। ठीक है, अब देखिए कैसे करके, एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अब इसमें जैसे कि हम बताए थे फोटो वैसे ही बिल्कुल बनाइए। सबसे पहले आर्मेचर बना लीजिए। तो आर्मेचर बनाना है हमेशा कैसे, तो गोल से बनाना है। ठीक है, उसके ऊपर लगेगा ब्रश, दो ब्रश लगा दिए। फोटो आपको बनाते रहना है दोस्तों, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये फोटो बनाते रहेंगे तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। तो ये हो गया आपका संट मस, ये हो गया आपका आपका आर्मेचर वाला भाग हो गया। ये क्या हो गया, आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और आपको क्या बताए थे दोस्तों कि छोटा सा रेजिस्टेंस जो है आर ए इसके साथ सीरीज में होता है। ठीक है, आर ए जो होता है इसके साथ सीरीज में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दिखा दिया आर्मेचर वाइंडिंग। अब आपको दिखाना है क्या, फील्ड वाइंडिंग। आपको क्या बताया है यहाँ पे क्या नाम दिया है, तो सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब फील्ड वाइंडिंग जो है बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखिए फील्ड वाइंडिंग दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जो होगा बिल्कुल अलग होगा। तो उसमें अलग से एक डीसी सप्लाई दे दीजिए। फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, इस प्रकार से रहेगा। ये फील्ड वाइंडिंग हो गया। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ बोल दीजिए। यहाँ पे जो वोल्टेज दे दिए वी एफ बोल दीजिए। और इसमें से जो करंट बहेगा वो हो गया आई एफ। क्या हो जाएगा, करंट जो यहाँ पे बह रहा है वो आई एफ हो गया। ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर है। अभी देखिए जो आपका फ्लक्स जो होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा वाइंडिंग है भाई, तो फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, तो चुंबक बनाना काम है। ठीक है, क्या बनाना काम है, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, चुंबक बनाना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, या चुंबक बनाना भी बोल सकते हैं समझने के लिए। और चुंबकीय क्षेत्र को कैसे नापते हैं दोस्तों, तो फ्लक्स के नापते हैं। ठीक है, फ्लक्स के भाषा में नापते हैं। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। इसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाने के लिए फाई है, इसका यूनिट क्या है, वेबर है। वेबर क्या है दोस्तों, तो एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट क्या है, वेबर है। अब फ्लक्स को हम लोग फाई से दर्शाते हैं, ठीक है, फाई से दर्शाते हैं, इसका यूनिट क्या है, वेबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, जो फ्लक्स बना रहा है ना, यहाँ पे जो फ्लक्स बना रहा है वो कैसे होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ होगा दोस्तों। अगर आई एफ बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, आई एफ घटाइएगा तो फ्लक्स घटेगा। ठीक है, आई एफ बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। साफ बात है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर इसकी फील्ड वाइंडिंग में करंट जो है बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, बहुत दूर दूर तक बनेगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अगर वही जो है करंट घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होगा, बहुत छोटा छोटा फ्लक्स बनेगा, मतलब कम फ्लक्स बनेगा। बात साफ है। तो फ्लक्स, करंट को आप बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट को अगर घटाइएगा तो फ्लक्स घटेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लक्स को बढ़ाइए, आई एफ को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और आई एफ को घटाइएगा तो फ्लक्स घटेगा। बात साफ है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन सिस्टम है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन जो है बिल्कुल अलग है। किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में कोई भी यहाँ पे लेना देना आपको दिख नहीं रहा है, कोई जो है विद्युत कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे है तो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे, कोई कनेक्शन ही नहीं। ठीक है, कोई भी कनेक्शन ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। और आपको क्या बताए थे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की। क्या बात कर रहे हैं, डीसी जनरेटर की। और आपको पता है दोस्तों, डीसी जनरेटर को हमेशा क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। ठीक है, डीसी जनरेटर को हमेशा क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, तभी जाकर आपको डीसी जनरेटर जो है चलेगा, तभी जाकर आपका डीसी जनरेटर जो है चलेगा। तो इसको घुमाया जाएगा। ठीक है, तो किसी की मदद से क्या किया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी की मदद से इसको क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है, ये बात को क्या करना है, दिमाग में रखना है। ये जो डीसी मशीन है इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। डीसी जनरेटर जो है इसको घुमाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ईएमएफ देगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको फार्मूला तो पता ही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फाइव ई इजिकल टू 5 ZNP/60 ए, 5 ZNP/60। यहाँ पे फाइव कहाँ से आएगा, तो फाइव कहाँ से आएगा दोस्तों, तो फाइव दोस्तों यहाँ से आएगा कि जितना फ्लक्स, जितना करंट बहेगा उतना फाइव होगा। ठीक है, बाकी जेड तो आपको पता है रोटर में ही है, एन तो आपको पता है जितना जो घुमाइएगा उतना होगा, पी पोल की संख्या है, और ए तो कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि लैप बाइंडिंग है कि वेव बाइंडिंग। ये कल की क्लास में बता चुके थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ईएमएफ होगा बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है सेपरेटली एक्साइटेड में, मेन कंसेप्ट ये है दोस्तों, मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है, क्या है, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यही मेन कंसेप्ट। अगला आता है सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि खुद से एक्साइटेड है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, बिल्कुल फिर से क्या बना लिया, आर्मेचर बना लीजिए, फिर से आर्मेचर बना लीजिए, एक गोला सा बना दिए, दोनों ऊपर ब्रश लगा दिए। ठीक है, ये हो गया। आपको बताया था कि यहाँ पे जो है छोटा सा रेजिस्टेंस होता है 1 ओम के आसपास, तो 1 ओम थोड़ा सीरीज में लगा लीजिए। ठीक है, 1 ओम जो है थोड़ा सा सीरीज में लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट रुकिए, जो है आर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से चला जाएगा। और फील्ड वाइंडिंग जो है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगा, कहीं और पे नहीं होगा, बिल्कुल जो है यहीं पे होगा। फील्ड वाइंडिंग जो है इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है कि फील्ड वाइंडिंग जो है इसी से जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए, अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे है, तो आर्मेचर वाइंडिंग तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग तो साफ साफ दिख रहा है कहाँ पे है, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है दोस्तों यहाँ पे है ना। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। आर्मेचर वाइंडिंग साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, फील्ड वाइंडिंग साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे। तो दोनों के बीच में क्या है, विद्युत कनेक्शन है। क्या है, विद्युत कनेक्शन है। दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा ना, देखिए ये आपका आर एफ हो गया, फील्ड वाइंडिंग, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से जो करंट बहेगा वो आई ए हो जाएगा, आर्मेचर करंट। ठीक है, और इसी में से कुछ करंट जो है दोस्तों आपको फील्ड की तरफ आएगा, और कुछ करंट जो है दोस्तों इधर लोड की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लोड जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, भी लगा रहेगा, यहाँ पे आपको लोड एक जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो भी होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है दोस्तों। भी जो है इसका नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज।
ठीक है, वी का नाम क्या देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज नाम है। और यहाँ पे ई जो उत्पन्न होता है जब पढ़ाए हैं वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ई का नाम है दोस्तों प्रेरित वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता है, या इसको प्रेरित वोल्टेज भी बोल सकता है। ठीक है, प्रेरित वोल्टेज, वोल्टता, समझ में आ गया। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे आपको लोड लगेगा, यहाँ पे आपको क्या लगेगा, लोड लगेगा, ये आपका आरएफ हो गया। और अभी क्या देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं दोस्तों कि आईए जो होगा यहाँ पे कोई भी लगाएगा, जहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये करंट देखिए ये इधर गया, वही करंट दोस्तों कुछ इधर गया और कुछ कहाँ गया, इधर गया। यानी कि आईए ही है, इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है। यानी कि आईए को अगर जोड़िएगा, आईए अगर लिखिएगा तो क्या लिख पाइएगा आप, आईए जब लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल, लोड करेंट प्लस फील्ड करेंट, क्योंकि आईए ही है जो फील्ड करेंट को भी दे रहा है और वही लोड करेंट को भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि फील्ड करेंट जो होगा, आपको ये तो बात पता ही है, ये बात आपको क्या पता है कि फ्लक्स जो है दोस्तों, जो फ्लक्स बना रहा है वो तो कन्फर्म है कि आईएफ करंट के प्रोपोर्शनल ही है। कि अगर फील्ड करंट बढ़ता है, फील्ड करंट बढ़ता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही फील्ड करंट घटता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात आपको पता ही है ना। फील्ड करंट घटता है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। और आपको पता ही है ई का इक्वेशन क्या होता है, ये आपको पता है दोस्तों, ई इक्वल होता है 5ZNP/60 ये। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये फ्लक्स जो है बढ़ जाएगा तो ईएमएफ जो है ये भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। अब पिछला जो था सेपरेटली एक्साइटेड, इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें जुड़ा हुआ क्या है, नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो बताना चाहते हैं, यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा उसको भी बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और ये आर्मेचर से जो करंट बनता है उसको आर्मेचर करंट बोलते हैं। ठीक है, ये करंट जो है लोड करंट, ये करंट जो है लोड करंट है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है। ई भी दोस्तों यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो नाम यहाँ पे लिखे हैं वो भी नाम वहाँ पे भी है। तो समझ में आ गया कि सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में क्या अंतर है। तो सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बिल्कुल अलग अलग होता है, और सेल्फ एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग साथ में जुड़े हुए होते हैं। अब जो सेल्फ एक्साइटेड होता है, आपको बताए थे कि मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वही तीनों प्रकार का जो है हम एक करके यहाँ पे फोटो बना देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम जो पढ़ाए हैं आपको दिखाएंगे। तो पहला जो होता है दोस्तों, उसको क्या नाम बताए थे कि संट बताए थे। क्या नाम बताए थे, संट वाइंडिंग, संट डीसी मशीन बताए थे। ठीक है, तो संट वुंड भी बोल सकते हैं। इसका कनेक्शन कैसे है, संट में कनेक्शन। अब संट कनेक्शन कैसे होगा, फोटो देख लीजिए। आप आर्मेचर बना लीजिए, गोल सा बना लीजिए, और उसके दोनों क्या बना लीजिए, अब ब्रश बना लीजिए। क्या बना लीजिए, ब्रश बना लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया था कि रजिस्टेंस जो होगा आर ए तो होना ही है, छोटा सा रजिस्टेंस होगा ही। अब यहाँ पे जो संट बोलने का मतलब क्या है कि आर्मेचर जो है, आर्मेचर जो है दोस्तों, उसके साथ जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो संट में होगा, यानी पैरेलल में होगा। ठीक है, पैरेलल में होगा, तो यही इसका मतलब था। संट का मतलब क्या है दोस्तों, तो पैरेलल यानी समानांतर। संट का बोलने का मतलब है पैरेलल में होगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कौन हो गया भाई, फील्ड वाइंडिंग कौन हो गया, तो ये देखिए फील्ड वाइंडिंग आपका हो गया, और ये आपका हो गया आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों क्या चीज़ है, समानांतर दिख रहा है। समानांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो समानांतर है तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग ये हो गया पूरा पूरा, ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग, दोनों आपस में क्या है, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है संट वाइंडिंग, संट डीसी मशीन। अगला जो होता है दोस्तों सीरीज डीसी मशीन। ठीक है, तो सीरीज डीसी मशीन बोल देते हैं। ठीक है, सीरीज वुंड भी बोल सकते हैं, यानी कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या चीज़ में होगा, सीरीज में होगा दोस्तों। क्या चीज़ में होगा, सीरीज में होगा। तो आइए एक बार फोटो बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आर्मेचर वाइंडिंग बनाना है। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपको पता है, एक गोल बनाना है, दोनों तरफ एक ब्रश लगाना है, और एक छोटा सा जो है रजिस्टेंस आर ए हो जाएगा, जो कि हमेशा सीरीज में रहेगा। ठीक है, और अभी क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग है। क्या है ये, फील्ड वाइंडिंग है। अभी क्या कीजिएगा, तो अभी जो है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग जो है क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग जो है क्या होगा, तो यहाँ पे सीरीज में रहेगा। यहाँ पे क्या चीज़ में होगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, इसमें जो बताया था ये आर एफ हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये आर ए हो गया। वैसे यहाँ पे आर एफ जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा, ये हो गया ये। अब क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आर्मेचर वाइंडिंग ये हो गया, फील्ड वाइंडिंग ये हो गया, दोनों क्या चीज़ में है, श्रेणी में है। क्या चीज़ में है, तो श्रेणी में है।
ठीक है, क्या चीज़ में है, श्रेणी में है। तो ये समझ में आ गया क्या चीज़ में है, ये सीरीज में है यानी श्रेणी में है। ठीक है, तो आपस में क्या चीज़ में है, श्रेणी में है यानी सीरीज में है। कौन कौन दोनों, तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप समझने पे पूरा ध्यान दीजिए। और एक होता है दोस्तों कंपाउंड, एक होता है दोस्तों कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों, तो सीरीज भी होता है और शंट भी होता है। ये एक बना के आपको दिखाता हूँ, तो कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो आर्मेचर वाइंडिंग बना लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, दोनों तरफ एक ब्रश लगा दीजिए। सबसे पहले आप देखिए आर ए लिखिए, है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो एक तो होगा दोस्तों सीरीज में, एक क्या चीज़ में होगा, तो सीरीज में होगा। एक तो दोस्तों आपका वाइंडिंग होगा सीरीज में होगा, ठीक है। और एक और वाइंडिंग होगा दोस्तों कंपाउंड में, क्या हो जाएगा, जो सीरीज और शंट को मिला के बनता है उसका नाम है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपको फील्ड वाइंडिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो फील्ड वाइंडिंग मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो दो फील्ड वाइंडिंग आपको मिलेगा दोस्तों, एक मिलेगा सीरीज में और एक मिलेगा शंट में, एक मिलेगा सीरीज में, एक मिलेगा शंट में। ठीक है, यहाँ आप देखिए, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया आर ए सी, और ये भी फील्ड वाइंडिंग है लेकिन सीरीज में है, और ये हो जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग, तो आर एस एच लिखेंगे। ठीक है, आर एस एच लिखेंगे। तो आर ए सी का जो मान होता है दोस्तों वो छोटा होता है, ठीक है, आर ए सी का मान जो होता है स्मॉल होता है, लेकिन वही आर शंट का मान होता है दोस्तों थोड़ा हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आर ए सी जो होता है दोस्तों छोटा का मान होता है, एक या दो उसको भी होगा, लेकिन आर ए सी जो होता है दोस्तों ये जो है बड़ा है चूँकि, और पतला तार से बनाया जाता है, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, का मान जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, जो भी हम पढ़े हैं उसको एक एक करके देखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है उसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी कि पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसमें क्या पढ़ाए थे दोस्तों, इसमें यही पढ़ाए थे कि फील्ड वाइंडिंग जो है ये वाला, और आर्मेचर वाइंडिंग जो है ये वाला, बिल्कुल अलग अलग होगा। बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई जुड़ाव नहीं होगा। तो देखिए फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग अलग अलग है। आपको क्या बताए थे, जो फ्लक्स बह रहा है दोस्तों, जो फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, कैसे होगा, तो फील्ड वाइंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फील्ड वाइंडिंग अगर बढ़ेगी तो फ्लक्स भी आपको बढ़ेगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग अगर घटेगी तो फ्लक्स भी आपका घटेगा। इसी फील्ड वाइंडिंग के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लक्स बन रहा है, चुंबक बन रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ई जो बन रहा है दोस्तों क्या है, आपको पता है ई इजिकल टू 5 ZNP/60 है, तो वही वाला बन रहा है। और यहाँ पे आपको फ्लक्स चूंकि ये दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लक्स के कारण ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो दोस्तों ई है इसको क्या नाम देते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं, या प्रेरित प्रेरित वोल्टता बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर प्रेरित वोल्टता। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अंग्रेजी में। और ये जो है दोस्तों भी का क्या नाम है, तो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनल में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और यहीं पे आपका लोड जो है जुड़ा हुआ रहता है, यही जो होता है क्या होता है, आपका लोड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं साहब साहब, कि फील्ड वाइंडिंग जो है दोस्तों एक अलग से सप्लाई दिया जाता है, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दिया जाता है, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड करंट जो होता है दोस्तों लोड करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देखिए लोड करंट जो है क्या है, लोड करंट जो क्या है, जो लोड में करंट जाता है उसको लोड करंट बोलते हैं। और ये आर्मेचर करंट है, जो आर्मेचर में करंट जाता है, आर्मेचर से करंट निकलता है वो आर्मेचर करंट हो गया। तो दोनों आपस में क्या दिख रहा है, तो बराबर दिख रहा है। लेकिन ये दोनों का कहीं भी आपका फील्ड करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फील्ड करंट जो है अलग ही सर्किट में बह रहा है। ठीक है, फील्ड करंट जो है अलग ही सर्किट में बह रहा है। चलिए, और इस तरीके का जो एप्लीकेशन होता है दोस्तों, इस तरीके का डीसी जनरेटर जो है हमेशा लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग होता है। तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। पहले आपको बढ़ाते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है बड़े साफ शब्दों में, आप पढ़िएगा आपको मजा आएगा। अगला जो है दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड है, आपको बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो होता है दोस्तों उसी जनरेटर के आउटपुट से सप्लाई उसको मिलता है। ठीक है, उसी जनरेटर के आउटपुट से सप्लाई मिलता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे, कोई फोटो आपको बनाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। फोटो कैसे बनाना है, सबसे पहले बनाना है आर्मेचर। आर्मेचर हो गया, गोल सा आर्मेचर हो गया, ये दो ब्रश लगा दिए, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा छोटा सा आर ए, है ना, आर ए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो है शंट में लगा दीजिए आप। ये कौन सा है भाई कनेक्शन, तब बोलेंगे शंट डीसी जनरेटर। क्यों बोल रहे हैं शंट, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि आर्मेचर हो गया ये पूरा, ठीक है, और ये हो गया आपका शंट, और दोनों क्या चीज़ में है, पैरेलल में है।
यानी कि संट में, ठीक है, संट में। तो ये आपका क्या है, संट है। संट क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का एग्जाम्पल है। अब होता कैसे है दोस्तों, एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। क्या नाम है, अवशिष्ट चुंबकत्व। कहना क्या चाहता है भाई इसमें, इसमें कहना ये चाहता है कि जो आपका ये फील्ड वाइंडिंग है ना, कौन सा भाई, कौन सा फील्ड वाइंडिंग है, कौन सा फील्ड वाइंडिंग है, तो आपको बोलना चाह रहा है कि ये जो आपको फील्ड वाइंडिंग देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। क्या रह जाता है, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चुंबक का अंश रहता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चुंबक का अंश रहता है। एग्जाम्पल बोलिए क्या सर, जब आप लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग जब खाना खाते हैं एक थाली में, हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा कभी नहीं करते हैं कि पूरा थाली को चपट देते हैं कि नहीं। थोड़ा सा जो अन्न है, थोड़ा सा जो अन्न है क्या रह जाता है, उसमें छूटा रहता है थाली में, थोड़ा बहुत दो चार को क्या हो जाता है, छूटा रह जाता है जहाँ तहाँ, है ना। इसी तरीके से हम लोग खाना खत्म करते हैं, दो चार को जो अन्न रह जाता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग चुंबक के बारे में सोचें, तो जब भी किसी वाइंडिंग में, ठीक है, जब भी किसी वाइंडिंग में थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है, थोड़ा बहुत एकदम हल्का फल्का, जितना हम लोग जूठा छोड़ते हैं खाने में ना उतना, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, आप थाली से एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे थाली में जूठा बच गया, ठीक है, थाली में जब बचा हुआ खाना रहता है ना, हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ खाना रह जाता है ना, तो क्या हो जाता है, जूठा हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा बहुत जो बचा रहता है चुंबक का प्रॉपर्टी जो रहता है उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, तो ये फील्ड वाइंडिंग जो है थोड़ा बहुत चुंबकीय का जो यहाँ पे जो मात्रा है थोड़ा सा बचा हुआ रह जाता है। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, अब पूरा प्रोसेस बताएंगे, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, तो हम दिमाग लगा कर रहिएगा, ठीक है, दिमाग लगा कर रहिएगा। अब कैसे होता है, कंसेप्ट समझने के बाद ही आ गया है, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा। अब दोस्तों आपको ये बात पता है कि ये जो है डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर को आपको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीसी जनरेटर को घुमाना पड़ेगा, ठीक है, डीसी जनरेटर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घुमाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, डीसी जनरेटर क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, डीसी जनरेटर को घुमाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, डीसी जनरेटर को घुमाना पड़ेगा, ये बात तो फिक्स है। अब जैसे ही घुमाइएगा, आपको देखो ईएमएफ का फार्मूला आपको क्या होता है भाई, अब फटाफट बताइएगा, आप लोग बताइएगा। तो 5ZNP/60 है सर, यही तो हम जानते हैं, इसी को बार बार दोहराना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, छोटा सा जो है आपका यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, यानी कि एक छोटा सा फ्लक्स है, ठीक है, छोटा सा रेसिडुअल फ्लक्स इसमें है, ठीक है, छोटा सा फ्लक्स इसमें है, एकदम हल्का सा छोटा सा स्मॉल सा फ्लक्स है इसमें, इसमें तो इस वाइंडिंग में स्मॉल सा फ्लक्स है। अब क्या होता है, जैसे इसको घुमाते हैं ना, जैसे इस मशीन को हम घुमाते हैं तो क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लक्स चाहिए, जेड चाहिए, एन चाहिए, पी चाहिए, ए चाहिए। अब ए देखिए कनेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, पोल तो आपका हाई है। अब जैसे ही आप घुमा दिए तो एन आ गया, ठीक है, जेड तो आपका हाई है, तो फ्लक्स खाली बच गया। अगर फ्लक्स हो गया, यहाँ पे फ्लक्स छोटा सा है, तो फ्लक्स अगर हो गया, अगर मोटर को भी हम जनरेटर को घुमा दिए तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन ये फ्लक्स है ना, छोटा सा है, तो जो ईएमएफ बनेगा ना तो दोस्तों शुरू में जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो छोटा सा ईएमएफ बनेगा, हल्का सा एकदम जरी हुआ ईएमएफ बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अब 10 वोल्ट बन गया या 20 वोल्ट बन गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 20 वोल्ट बना एकदम छोटा सा। अब क्या करेगा, तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अभी रुकिए एक मिनट, ये फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। आपको क्या पता है दोस्तों, यहाँ पे ईएमएफ है, पहले 0 ईएमएफ था, अभी कितना हो गया है, जैसे ही घुमाया उसको तो 20 वोल्ट आ गया है। अभी 20 वोल्ट आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अभी 20 वोल्ट जो है, 20 वोल्ट जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी 20 वोल्ट के आसपास लगेगा, है ना, 20 वोल्ट के आसपास लगेगा। तो जो करंट था, पहले करंट इसमें नहीं बह रहा था फील्ड वाइंडिंग, अभी क्या होगा, तो फील्ड वाइंडिंग में कुछ करंट बहने लगेगा, ठीक है, कितना बहेगा, कुछ करंट बहेगा, मान लीजिए कि 2 एम्पियर करंट बह रहा है दोस्तों, ठीक है, 2 एम्पियर करंट बह रहा है। तो पहले फ्लक्स कुछ था, अभी करंट भी बह रहा है, तो इस करंट के कारण भी क्या होगा, फ्लक्स होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में जो करंट बहता है दोस्तों, उसके कारण क्या होता है, फ्लक्स बनता है। तो अभी जो फ्लक्स था दोस्तों, पहले क्या था, थोड़ा सा फ्लक्स था, अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स देखिएगा तो कितना हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स देखिए तो पहले तो क्या था, ये रेसिडुअल फ्लक्स था थोड़ा सा, और अभी जो है नया फ्लक्स थोड़ा सा बन गया है, ठीक है। क्यों बना है, ये 2 एम्पियर के कारण, करंट के कारण बन गया नया फ्लक्स। तो क्या हो गया, फ्लक्स का मान जो है बढ़ गया।
अब फ्लक्स का मान बढ़ गया तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। तो इस बार जो ईएमएफ आएगा दोस्त कितना आएगा, इस बार जो ईएमएफ आएगा ना, क्योंकि फ्लक्स का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले जीरो था, अभी क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पहले थोड़ा सा था, अभी क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी जो ईएमएफ आएगा ना वो क्या हो जाएगा, अब आएगा कितना, अब आएगा वो 50 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जो है अब ये 20 वोल्ट ना रख करके 50 वोल्ट हो जाएगा। 50 वोल्ट हो जाएगा तो 50 वोल्ट के कारण जो है करंट भी ज़्यादा बहेगा। ठीक है, पहले ये बह रहा था करंट, अभी क्या बहेगा, अब करंट बहेगा 5 एम्पियर। मान लीजिए एग्जाम्पल ली, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा बहेगा। और इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस हिसाब से आप फिर से देखिएगा तो फ्लक्स जो है फिर से बढ़ जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स जो है पहले थोड़ा सा था, अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बढ़ने से क्या होगा, तो ईएमएफ जो है बढ़ जाएगा। ईएमएफ जो है पहले कितना था, 50 वोल्ट था, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा दोस्त, ईएमएफ हो जाएगा अभी 100 वोल्ट। और इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हो गया ईएमएफ कितना हो गया, 50 ना होगा तब 100 वोल्ट हो गया। और 100 वोल्ट हो गया तो अभी करंट क्या बहेगा, और ज़्यादा बहेगा। करंट अब 5 एम्पियर पहले भरा था, अभी 7 एम्पियर बहेगा। 7 एम्पियर भरा था तो फिर से फ्लक्स जो है बढ़ जाएगा, फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से फ्लक्स बढ़ रहा था तो फिर से ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो अभी ईएमएफ क्या हो जाएगा, अब जो है 200 ना रख करके क्या हो जाएगा, 300 हो गया। 100 ना रख कर क्या हो गया, मान लीजिए कि 250 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब हो कैसे रहा है, वो किससे रहा है, तो खुद से हो रहा है। कोई नया आदमी नहीं आ रहा है, कोई बाहर से नहीं हो रहा है। खुद का थोड़ा सा खाली फ्लक्स था इसका, उससे थोड़ा सा वोल्टेज बन गया 20 वोल्ट। वही 20 वोल्ट क्या किया, फील्ड करंट दे दिया। उस करंट के कारण क्या हुआ, तो फ्लक्स जो है और बढ़ गया। उसका फ्लक्स के कारण क्या हुआ, तो ईएमएफ जो है ज़्यादा हो गया। उस ईएमएफ के कारण क्या हुआ, तो फिर से करंट जो है ज़्यादा हो गया, 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, तो फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ गया। फिर फ्लक्स के कारण क्या हुआ, इस फार्मूला से देखेंगे तो ईएमएफ बढ़ गया। फिर ईएमएफ के कारण क्या हुआ, तो फिर से जो है करंट बढ़ गया। फिर ये करंट के कारण क्या हुआ, तो फ्लक्स बढ़ गया। तो पूरा घुमा फिरा क्या होगा, धीरे 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 करके क्या हो गया, वोल्टेज जो है बढ़ गया। लास्ट में कितना गया, वोल्टेज 250 आ गया, 300 आ गया। तो इसी प्रकार से जो है वोल्टेज बढ़ता है। और यही सिस्टम होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। मतलब खुद के वोल्टेज से फिर से अपना वोल्टेज को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया। क्या कर रहा है, फील्ड करंट को जो है बार बार बढ़ा दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अब बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, बिल्कुल उसी चीज़ को क्या किया गया है, यहाँ पे समझाया गया है। देखिए कैसे समझना है ना। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसके पास क्या था, रेसिडुअल फ्लक्स था। क्या था, थोड़ा सा फ्लक्स था, एकदम छोटा सा फ्लक्स था, फाई आर इसको बोलते हैं, स्मॉल था। ठीक है, इसको क्या किए, घुमा दिए। तो जो वोल्टेज आया शुरू में एकदम छोटा सा वोल्टेज आया, जरी को वोल्टेज आया। ठीक है, जरी को वोल्टेज आया। ठीक है, जरी को वोल्टेज आया। और शुरू में रेसिडुअल फ्लक्स था, तो शुरू में फील्ड करंट क्या था, जीरो था। क्योंकि अभी कोई ईएमएफ बना ही नहीं है, अभी जो छोटा सा फ्लक्स है उसी के कारण बात बन रहा है। तो जब जब क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या कि जब फील्ड करंट दोस्तों जब जीरो है, तभी क्या था, एक छोटा सा जब है वोल्टेज बन रहा था, छोटा सा वोल्टेज बन रहा था। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों ये वोल्टेज जो छोटा सा बना ना, वो करंट जैसे मैंने बना दिया। करंट क्या हुआ, बना दिया। तब करंट का मान लीजिए क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 एम्पियर हो गया। अब क्या हो गया, जैसे ही करंट का मान 1 एम्पियर हो गया तो आपको पता है फ्लक्स बढ़ गया। ये करंट जो है, फील्ड करंट का मान 1 एम्पियर हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्स जो है बढ़ गया। फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ गया तो क्या हो गया दोस्तों, फ्लक्स जैसे ही बढ़ जाता है तो ईएमएफ बढ़ जाता है। तो ईएमएफ दोस्तों क्या हो गया, बढ़ गया। अब ईएमएफ दोस्तों ज़्यादा हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि पहले था कितना वोल्ट, तो 20 वोल्ट बता रहे थे, अभी बता रहा है कितना वोल्ट, तो अभी देखिए ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, अब हो गया 40 वोल्ट। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। फिर क्या हुआ भाई, अब ईएमएफ बढ़ गया तो फिर से करंट क्या हो जाएगा, ये जो है आपका फील्ड करंट बढ़ जाएगा, 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, 2 एम्पियर हो गया। और जैसे ही 2 एम्पियर करंट हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्स फिर से बढ़ गया, फ्लक्स फिर से बढ़ गया। अब फ्लक्स फिर से बढ़ गया दोस्तों, तो फिर से क्या हो गया, ईएमएफ फिर से बढ़ गया। तो पहले जो ईएमएफ 40 था, अभी क्या हो गया दोस्तों, अब बढ़ गया। तो अब ईएमएफ जो है बढ़ के कितना हो गया, तो 100 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 100 वोल्ट हो गया। अब जैसे ही ईएमएफ हो गया 100 वोल्ट, ईएमएफ क्या हो गया, 100 वोल्ट। ईएमएफ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ईएमएफ। ठीक है, ये वाला जो ईएमएफ है उसी के बारे में बात हो रहा है। ये अब हो गया कितना, 100 वोल्ट। क्या हो गया, अब 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट हो गया तो ये वाला फील्ड करंट दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फील्ड करंट कितना हो गया है, अब फील्ड करंट मान लीजिए कि एग्जाम्पल बढ़ते बढ़ते अब 3 एम्पियर हो गया है, एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, फील्ड करंट इतना हो गया तो फ्लक्स फिर से बढ़ गया, क्योंकि फील्ड करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ फिर से बढ़ गया दोस्तों, ईएमएफ क्या हो गया, फिर से बढ़ गया। तो अब जो है फ्लक्स, आईएफ बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ने से क्या हो गया, ईएमएफ बढ़ गया। तो अब जो ईएमएफ हो गया दोस्तों कितना हो गया है, अब ईएमएफ हो गया है 250, बढ़ के 250 हो गया, मतलब और बढ़ गया। अब फिर से ईएमएफ बढ़ गया, अब फिर से क्या हो गया, फील्ड करंट बढ़ गया। अभी फील्ड करंट मान लीजिए हुआ 5 एम्पियर। ठीक है, फील्ड करंट बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ गया।
और फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ बढ़ गया। अभी ईएमएफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, अब हो गया ईएमएफ कितना यहाँ पे, अब ईएमएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, अब हो गया ईएमएफ 300। क्या हो गया 300। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा कि अब कितना भी करंट बढ़ाते रहिए, अब कितना भी करंट बढ़ाते रहिए दोस्तों, अब क्या होगा, अब आपका जो है ईएमएफ और नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका कर्व जो है ना, जो नेचुरल कर्व है ना, वो क्या हो गया है दोस्तों, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है ना दोस्तों, क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। एक समय ऐसा आएगा कि कितना भी करंट आप बढ़ाते रहिए, कितना भी आप करंट बढ़ाते रहिए, फिर क्या होगा, आपका फ्लक्स जो है नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो कोर का मटेरियल है क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो ये समझना है। तो जैसे 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 एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि उसके बाद जो है कितना भी आप करंट बढ़ाते रहिए, फिर वोल्टेज जो है नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो उतना पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो सेम चीज़ समझाया है वो ग्राफ के माध्यम से भी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है दोस्तों, कि जो अवशिष्ट फ्लक्स है ना, जो थोड़ा सा फ्लक्स बचा हुआ है ना, उसको जोड़ना है, ऐसा नहीं कि घटा देना है। ठीक है, जो थोड़ा सा फ्लक्स बचा हुआ था, उस फ्लक्स को क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इस तरीके से कनेक्शन करना है। उसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लक्स जो बचा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस प्रकार से जोड़ना है कि वो फ्लक्स को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि फील्ड करंट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स अवशिष्ट फ्लक्स के समान दिशा में हो, तभी जाकर आपको वोल्टेज बनेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में होगा तो जो फ्लक्स बना हुआ था उसको भी खत्म हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका रेसिडुअल फ्लक्स अगर इस दिशा में बन रहा है, ऊपर की दिशा में, तो आपका जो नया फ्लक्स बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ऊपर की दिशा में बनना चाहिए, तब जाकर क्या हो जाएगा, दोनों जुटेगा, और तभी जाकर आपको वोल्टेज जो है धीरे 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 वोल्टेज बनेगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज बनेगा। आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे वोल्टेज कैसे बना। देखिए यहाँ पहले ये वोल्टेज बना, फिर ये वोल्टेज बना, फिर ये वोल्टेज बना, फिर यहाँ बन रहा, और उसके बाद कितना भी फील्ड करंट बढ़ाता रहिए, वोल्टेज अब नहीं बनेगा। तो 300 पे वोल्टेज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एग्जाम्पल दिया, ठीक है, 300 पे वोल्टेज क्या हो गया, स्टेबल हो गया, एग्जाम्पल के लिए। तो समझ में आ गया हो। अब देखते हैं दोस्तों, ये सेपरेटली एक्साइटेड के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि शंट होता है, एक सीरीज होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये किस लिए है, शंट नाम क्यों है, शंट क्यों नाम है भाई, तो शंट इसीलिए नाम है, इसीलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में क्या चीज होते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर में आपस में क्या होते हैं दोस्तों, तो पैरेलल में होते हैं, इसलिए इसका नाम शंट है। और सीरीज में क्या होता है दोस्तों, तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में क्या चीज में होंगे, श्रेणी में होंगे या सीरीज में होंगे। और इसमें क्या होते हैं दोस्तों, कंपाउंड में तो दोनों में होते हैं। ठीक है, आपका आपका जो होगा फील्ड वाइंडिंग दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो होता है दोस्तों दो भाग में बांटता है। एक फील्ड वाइंडिंग जो होता है सीरीज में आपका होता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, एक फील्ड वाइंडिंग जो होता है शंट में होता है, किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग दो भाग में बढ़ता है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा और एक शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। सीरीज किसके साथ, तो सीरीज आपका आर्मेचर के साथ, और शंट किसके साथ, तो आर्मेचर के साथ। ठीक है, हमेशा सब जो बनाया गया है इसी के लिए बनाया गया है कि सीरीज और शंट, ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है, उसी के हिसाब से सीरीज, शंट और कंपाउंड का नाम दिया गया है। अब पहला जो बात होगा दोस्तों, अब होगा शंट डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, शंट डीसी जनरेटर के बारे में बात होगा। ठीक है, तो पहले उसका फोटो बना देते हैं, आपको फोटो बनाने के लिए सिखा देते हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या हम लोग को चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले देखिए कैसे बनाना है फोटो। ठीक है, पहले हम लोग फोटो आपको बनाना सिखा देते हैं। देखिए ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया आपका आर्मेचर, दो को जो लगाया वो क्या हो गया, ब्रश हो गया। क्या हो गया, वो ब्रश है। किसका ब्रश है, तो कार्बन का ब्रश है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद छोटा सा एक प्रतिरोध होगा आर ए। ठीक है, छोटा सा एक प्रतिरोध होगा आर ए। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, इधर क्या होगा और इधर क्या होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, तो ये तो दोस्तों आप
आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा आपका फील्ड वाइंडिंग, इसको आर एफ से दर्शा दी। और चूंकि यह संट में है तो यहाँ पे आर एफ को क्या लिख सकते हैं, आर एस एच लिख सकते हैं, संट रजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एफ को आर एस एच लिखते हैं, संट रजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। यह है कौन सा, तो ये फील्ड वाइंडिंग का ही रजिस्टेंस है। ठीक है, तो आर एफ भी लिख सकते हैं और संट वाइंडिंग का रजिस्टेंस है तो आर एस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है, लेकिन आर संट लिख देते हैं, इसको आर एफ भी लिख सकते हैं आप, फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग नाम दे दीजिए या संट नाम दे दीजिए, क्योंकि पैरेलल में इसलिए संट नाम दे दिए। इसका मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका मान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब 50 ओम मिलेगा, 50 ओम से 100 ओम, इस प्रकार से आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बताए, मतलब छोटा मान नहीं मिलेगा, बड़ा मान मिलेगा। ठीक है, आर एस एच क्या हो जाता है दोस्तों, तो 50 ओम 100 ओम इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इसको मान याद नहीं करना है, ये आपको बताता हूँ कि याद नहीं करना है, खाली आपको ध्यान में रखना है कि जो है बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, क्या याद करना है यहाँ पे, अगर याद करना है तो बड़ा मान होता है, खाली ये याद करना है, जो मान होता है थोड़ा सा बड़ा मान होता है, बस यही समझना है। फिर आपका क्या है दोस्तों, तो ये जो है बीच वाला वो है आर्मेचर। क्या है ये, आर्मेचर। तो यहाँ पे आपको बनेगा ई, क्या बनेगा ई, क्या बनेगा ई। फिर दोस्तों यहाँ पे आप बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है आपका लोड जुट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जो है लोड एक जुटेगा, एल ओ ए डी, एल ओ ए डी, लोड जुड़ जाता है यहाँ से। ठीक है, अब लोड क्या होगा दोस्तों, तो लोड वही होगा, इलेक्ट्रिकल लोड होगा, विद्युत लोड होगा। लोड का माने क्या, लोड मतलब क्या समझना है, लोड मतलब समझ लीजिए फैन, बल्ब, मोटर, ये सब समझना है। ठीक है, ये लोड हो गया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है दोस्तों, ये स्विच लगा हुआ है, जब तक इस स्विच को नहीं जोड़ा जाएगा ना, जब तक इस स्विच को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो है लोड नहीं जुटेगा। ठीक है, जब तक इस स्विच को नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक जो है लोड नहीं जुटेगा। ठीक है, जुटेगा कैसे, इस स्विच को ऐसे दबा दीजिएगा तो लोड जुट जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, स्विच लगा हुआ है। ठीक है, स्विच लगा हुआ है, स्विच को दबाया भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है, अगर ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्विच क्या है, इस स्विच जो है इसको बोलते हैं ओपन, स्विच खुला हुआ है अभी, यानी कि लोड जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, लोड जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया। और यहाँ जहाँ पे लोड लगता है दोस्तों, वहाँ पे बोलते हैं वी, वोल्टेज होता है वी होता है, वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वी जो होता है दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ये सब नाम आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब इसका जरूरत पड़ने वाला है। क्या नाम बताते हैं उसको, तो टर्मिनल वोल्टेज का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपको पता है बात। ये क्या होता है, ई जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, सब में यही नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, अब देखिए और क्या नाम देना है भाई, तो देखिए आर्मेचर से जो करंट बहता है दोस्तों उसको आर्मेचर करंट बोलते हैं, तो इसको आईए बोलिएगा। ठीक है, आर्मेचर से जो करंट बहता है उसको आर्मेचर करंट नाम है। अगर लोड में जो करंट जाता है उसको बोलते हैं आई एल, लोड करंट। ठीक है, लोड करंट। ठीक है, और इधर जो करंट आता है दोस्तों उसको बोलते हैं शंट करंट या फील्ड वाइंडिंग का करंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, अब इसी इक्वेशन में हम लोग देख के बता सकते हैं कि करंट का वोल्टेज का क्या संबंध होने वाला है। ठीक है, वोल्टेज का करंट का क्या संबंध होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या चीज़ का, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार वोल्टेज का। तो वोल्टेज का संबंध आपको कैसे निकालिएगा, आपको क्या करना है, इसी लूप में केवीएल लगाना है। क्या करना है, इसी लूप में केवीएल लगाना है, इस प्रकार से घूमना है और केवीएल लगाना है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से घूमेगा तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि माइनस से अब प्लस की ओर जा रहे हैं, जब भी माइनस से प्लस की ओर जाए तब प्लस लिखें। ठीक है, तो प्लस भी हो गया। ठीक है, प्लस भी हो गया। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, जब भी आप माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस भी हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर क्या देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे करंट की दिशा से आप उल्टा जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब आपको वोल्टेज का यहाँ पे संबंध लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप करंट का संबंध बताइए। करंट का संबंध आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट जो जा रहा है वही करंट इधर भी जा रहा है, और वही करंट ये भी जाता है, इधर जा रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है बन के इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं केसीएल, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, मतलब आई ए ही है आर्मेचर करंट ही, जो शंट करंट भी बनता है और लोड करंट भी बनता है। ये बात समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे अगर आप केवीएल लगा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको लिख के बताता हूँ मैं। अगर आप लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, माई प्लस आई ए आर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस आई ए आर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों,
माइनस ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ई का जो है साइन इस प्रकार से होगा, तो ई बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई बराबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है, तो वोल्टेज और करंट का आपको संबंध समझ में आ रहा है, देखिए। तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा आपको याद भी रखना है और समझना भी है। तो वोल्टेज का जो संबंध होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वी प्लस आई आर ए होगा, ठीक है। वी प्लस आई आर ए हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। बोलिए सर याद कैसे रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है। आपको पता है जनरेटर में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होता है, वहाँ से सबको जो है करंट मिलता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का मान जो है हमेशा ज़्यादा होगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वी प्लस आई आर ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वोल्टेज से आपका ज़्यादा है। तो फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई इजिकल टू वी प्लस आई आर ए हो रहा है। अब बोलिए सर हम कैसे समझेंगे और कैसे याद रखेंगे, मेन बात तो है याद रखने का। तो बोलिए दोस्तों, यहाँ पे जनरेटर है और जनरेटर में हमेशा ई जो होता है ज़्यादा होता है वी से। ई जो होता है दोस्तों जनरेटर में हमेशा क्या होता है, वी से ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरेटर में ई जो होता है वी से ज़्यादा होता है, किसमें, जनरेटर में। तो क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू वी प्लस आई आर हो जाएगा, याद हो गया, ठीक है। करेंट वाला संबंध क्या बताए भाई, करेंट वाला संबंध क्या बताए सर, आई ए जो है वही आपका आई एस एच भी बन रहा है और वही जो है लोड करेंट में भी जा रहा है, ये हो गया। ये भी संबंध आपको समझ में आ गया। जब याद नहीं करना है आपको, खाली ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमेशा जनरेटर में ई जो होगा बी से ज़्यादा होगा, तो ये अपने आप याद रहेगा और समझ में भी आ जाएगा, केवीएल लगाएंगे तो। अब आता है पावर का बात, ठीक है। तो कौन सा पावर, आउटपुट पावर का बात होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये मशीन कौन सा है भाई, तो ये मशीन जो है जनरेटर है। जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। अब देखिए आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, तो ये भी जहाँ पे है वहीं पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये करंट कौन सा जा रहा है, तो आई एल करंट जो है यहाँ पे जाएगा। जैसे स्विच बंद हो जाएगा तो ये करंट जो होगा कौन सा होगा, आई एल करंट जो है आगे जाएगा और वही लोड में घुसेगा। तो ये करंट जो है वही लोड में घुसेगा, तो इसको लोड करंट भी बोलते हैं। और ये जो है टर्मिनल वोल्टेज जो है ये भी लोड वोल्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है लोड पे ही लगा हुआ है। पूरा का पूरा जो वोल्टेज है क्या है, लोड पे ही लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो भी उन्हें आई एल बोल देंगे तो ये आपका लोड पावर हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट पावर हो जाएगा। तो लोड में जो पावर आता है दोस्तों उसी को आउटपुट पावर बोलते हैं। और आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो पावर आउटपुट बराबर हो जाएगा भी गुना आई एल हो जाएगा दोस्तों, भी गुने आई एल, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, भी गुने आई एल हो जाएगा। और जब भी आपको इफिशियंसी निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपको इनपुट पावर दे देगा, तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर कर दीजिएगा तो इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन बोल देगा कि इफिशियंसी निकालिए दक्षता, तो क्या कीजिएगा, तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर दे दीजिएगा। इनपुट पावर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर उन्हें 100 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको शंट जनरेटर, वही सब चीज़ें लिखी हुई है, और आप पढ़ लीजिएगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले बात तो समझ में आ गया कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि शंट जनरेटर को क्या करना है, लोड के साथ चालू नहीं करना है। क्यों नहीं चालू करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस जनरेटर में क्या होता है, धीरे धीरे करके वोल्टेज आपका बिल्ड होता है, धीरे धीरे करके वोल्टेज क्या होता है, बनता है। मान लीजिए वोल्टेज बना ही नहीं है, मान लीजिए कि अभी वोल्टेज जो है बना ही नहीं है और आप जो है लोड जोड़ दिए, ठीक है ना, मान लीजिए आपको वोल्टेज जो है बना ही नहीं है, आप क्या किए, लोड जोड़ दिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको वोल्टेज बना ही नहीं है, आप क्या किए, लोड को जोड़ दिए, तो आपको जो करंट था ना पूरा का पूरा करंट किधर चला जाएगा, लोड की तरफ चला जाएगा। बहुत सारा करंट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा लोड की तरफ। आपको शंट में जो है बहुत ज़्यादा करंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक वोल्टेज पूरा बिल्डअप ना हो जाए जब तक आपको लोड नहीं लगाना है, ठीक है। जब तक वोल्टेज ना बन जाए बढ़िया से तब तक लोड नहीं लगाना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि चालू ही किया आपको लोड लगा के, नहीं नहीं, पहले चालू होने देना है, वोल्टेज को बिल्डअप होने देना है। जब वोल्टेज हो जाएगा काम भर, मतलब 300 आसपास वोल्टेज हो जाएगा, तब जाकर आपको जो है जोड़ना है लोड, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोड के साथ शुरू करिएगा तो ज़्यादा करंट आपको लोड की तरफ चल जाएगा और आपके फील्ड वाइंडिंग में कम करंट जाएगा, जिसके कारण फ्लक्स कम बनेगा, ठीक है। आपको देखिए क्या पता होना चाहिए, इस जनरेटर का जो है फील्ड वाइंडिंग पतले तारों से बनाया जाता है और इसका प्रतिरोध होता है अधिक होता है। इसका प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, इसका प्रतिरोध होता है 50 ओम हो सकता है, 100 ओम हो सकता है, 200 ओम हो सकता है। तो इसी प्रकार से इसका होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, अब ज़्यादा होता है इतना याद रखें, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि आई ए जो है दोस्तों यही आपका आई एस एच बनता है और यही आपका लोड करंट बनता है, ये आपको बता चुके हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि शंट जनरेटर में
अवशिष्ट फ्लक्स ना हो, यानी कि रेसिडुअल फ्लक्स ना हो, तब क्या किया जाए। रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है तो कैसे इसमें वोल्टेज का निर्माण होगा। तो रेसिडुअल फ्लक्स अगर इसमें नहीं है दोस्तों तो कैसे होगा। इसको क्या करना है, इसको एक बैटरी से जोड़ना है कुछ देर के लिए। जो शंट फील्ड है ना, जो शंट फील्ड है ना, कौन सा शंट फील्ड, जो आपको देखे थे ना, ये वाला शंट फील्ड, आपको पता है ना, ये वाला शंट फील्ड जो होता है, इसको क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ देना है, एक बल्ब अलग से बैटरी से जोड़ देना है आपको, ठीक है। शंट जनरेटर में कैसे करना है, तो एक अलग से बैटरी से जोड़ देना है। कुछ देर के लिए बैटरी से जोड़ देंगे, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ करंट इसमें बहेगा, कुछ करंट के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फ्लक्स बनेगा, और थोड़ी देर के बाद उसको हटा दीजिएगा तो अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, रेसिडुअल फ्लक्स जो है बन जाएगा। ठीक है, अपने आप जो क्या हो जाएगा, इसमें रेसिडुअल फ्लक्स जो है बन जाएगा। बस अब आ जाते हैं, बात किस पे करते हैं, तो सीरीज पे बात करते हैं, सीरीज डीसी जनरेटर के बारे में। अब सीरीज नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बार फोटो बना देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। देखिए, आपको पता है कि आर्मेचर हो जाएगा, आर्मेचर में आपको बताया था कि ब्रश लगाना है, क्या ये दो ब्रश हो गया। आर्मेचर में आपको आपको क्या हो जाएगा, आर तो हमेशा देखना होगा, ठीक है। उसके साथ क्या मिलेगा आपको, उसके साथ आपको जो है वाइंडिंग मिलेगा, फील्ड वाइंडिंग। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है लोड जोड़ने के लिए एक स्विच लगा दिए हैं। आप ऐसा ना बोलें सर आप पहले से फोटो बना के लाते हैं इसलिए आपको फिर से बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। ये स्विच है दोस्तों, ये क्या है, स्विच है, इसको बंद करिएगा तो बंद हो जाएगा, खोलिएगा तो खुल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार संबंधों को देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए, आर्मेचर से जो करंट पाता है वो आई हो जाता है, और जो लोड में करंट जाता है दोस्तों तो हो जाता है आई एल, ठीक है। अब वही करंट दोस्तों यहाँ पे देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा आर ए सी बोल देते हैं। ये भी जो होगा छोटा ही मान होगा, आर ए सी भी जो होगा छोटा मान होगा। ये कौन सी वाइंडिंग है दोस्तों, तो ये सीरीज में आपको वाइंडिंग दिख रही है, ये कौन सी वाइंडिंग है, तो दोस्तों ये भी क्या है, फील्ड वाइंडिंग ही है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं करना है, फील्ड वाइंडिंग सर का नाम ही है सीरीज वाइंडिंग, यानी कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में रहेगा। आर्मेचर वाइंडिंग तो ये आप देख ही रहे हैं, और इसी साथ फील्ड वाइंडिंग क्या चीज़ में है, सीरीज में है, श्रेणी में है। क्लियर, श्रेणी में है यानी सीरीज में है। अब यहाँ पे करंट का देख के समझ में क्या आ रहा है। अब बताए थे जो लोड में वोल्टेज रहता है दोस्तों उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, या भी से दर्शाते हैं। एक बार लिख दिए हैं, आपको आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर वोल्टेज को देखिएगा, यहाँ पे अगर लगाइएगा आप केवीएल, अगर आप यहाँ पे केवीएल लगा पाइएगा तो कैसे देखिएगा, तो देखिए प्लस से माइनस गए हैं, देखिए यहाँ पे जैसे प्लस से माइनस अब जा रहे हैं इस तरीके से घूमिएगा ना, तो प्लस से जैसे माइनस, माइनस जैसे प्लस जाइएगा तो क्या देखिएगा, प्लस लिखना है, ठीक है। माइनस जैसे प्लस जाएगा तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो प्लस भी हो गया। फिर देखिए करंट के जब भी विपरीत दिशा में आना है तो क्या लिखना है, प्लस आई ए आर लिखना है। देखिए सब में से करंट दोस्तों आई ए ही बह रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि करंट जो है सब बराबर है, क्योंकि सीरीज है ना। तो आई ए बराबर आई ए सी बराबर आई एल, सब के सब क्या है, बराबर है, सब के सब बराबर दिख रहा है, क्योंकि सब के सब श्रेणी में है। तो यहाँ पे आई ए ही लेके चलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आई ए गुना आर ए सी, फिर क्या हो जाएगा आई ए गुना आर ए, फिर यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये होता है ना। अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से इस प्रकार से घूमेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आप माइनस से प्लस आ रहे हैं, सॉरी प्लस से माइनस आ रहे हैं ना, प्लस से माइनस आने से हमेशा माइनस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ई बराबर हो जाएगा 0। समझ में आ गया, फिर से बताते हैं कहीं आप माइनस प्लस में कन्फ्यूज ना कर जाए। देखिए इस प्रकार से घूमना है, करेंट जो है आप इस प्रकार से दर्शा चुके हैं। जब इस प्रकार से घूमिएगा सबसे पहले क्या आएगा, माइनस से प्लस जाना है, तो माइनस से प्लस जाने से प्लस लिखना है। फिर करेंट के अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो प्लस लिखना है, ठीक है। करेंट के सेम दिशा में आ रहा है तो माइनस लिखना है, तो माइनस लिखना नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखना है क्योंकि अपोजिट दिशा में। आई ए आर ए हो गया, आई ए आर ए सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे आप प्लस से माइनस की ओर आइएगा, तो माइनस लिखना है, फिर बराबर 0 लिखना है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। आपको वोल्टेज का संबंध समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तब वोल्टेज कैसे लिखिएगा, तो आपको जो बताए थे कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए, वोल्टेज है यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि जनरेटर है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपको ई बराबर क्या हो जाएगा, तभी याद आ जाएगा आपको, ई बराबर हो जाएगा दोस्तों भी प्लस आई ए आर ए, ठीक है, बी प्लस आई ए आर। लेकिन आपको पता है यहाँ पे आर ए तो है ही है, साथ में आर ए सी भी है, तो ये हो गया वोल्टेज का इक्वेशन, समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है, खाली आपको सबको सब समझना है। हम कुछ भी याद नहीं करने बोलेंगे, खाली आपको फॉर्मेट ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार से होता है, क्योंकि जनरेटर है तो ई जो होगा वोल्टेज से ज़्यादा होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है।
ठीक है। करंट का क्या बताए थे दोस्तों, तो आई ए बराबर आई ए सी बराबर आपका लोड करंट, ठीक है। आई ए सी क्या है दोस्तों, तो आपका फील्ड करंट है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आई ए सी क्या है, फील्ड करंट है, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग से करंट बहती है वही तो फील्ड करंट होती है। आपको करंट के बीच में भी संबंध को समझ में आ गया है ना, आपको करंट के बीच में भी संबंध समझ में आ गया। आपको क्या पता है दोस्तों, आपको ये पता है कि जब फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो आई एफ से, और आई एफ आई ए सी और आई एफ बराबर है, यानी फ्लक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए ही होगा, अगर आर्मेचर के करंट के हिसाब से देखें तो। वैसे अगर पावर आउटपुट बोलेगा दोस्तों तो क्या होगा, पावर आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, बी गुने आई एल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है आई एल जो है आई ए को बराबर है, तो भी गुने आई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान हो गया, ठीक है, ये भी आपको क्या हो गया, ध्यान हो गया। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग, इस जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग क्या होते हैं, और लोड, तीनों क्या होते हैं, श्रेणी में होते हैं। सीरीज जनरेटर जो है नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, नो लोड पे सीरीज जनरेटर क्यों नहीं चलाना चाहिए, अगर नो लोड रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, आई एल जीरो हो जाएगा। करंट आई एल जीरो होने का मतलब क्या है, आर्मेचर करंट भी जीरो हो गया, ठीक है। आर्मेचर करंट जीरो होने का मतलब क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग से करंट बह रहा था, जो आई एस सी था, वो भी क्या हो गया, जीरो ही है, सब के सब जीरो ही है, क्योंकि सब करे सीरीज में ही है। अब जीरो हो गया तो फ्लक्स नहीं बनेगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स नहीं बनेगा तो ई एम एफ नहीं बनेगा, ई एम एफ जीरो हो गया। तो इसको जो है नो लोड पे चलाने से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई करंट ही नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, तो ई एम एफ जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो 5 ZNP/60 ये, अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो अपने आप क्या हो गया, ये फ्लक्स जीरो हो गया, तो ये भी ई एम एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए, बिना लोड की अवस्था में धारा क्या हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है, इसलिए उत्पन्न वोल्टेज जो है ई एम एफ ई जो है जीरो हो जाएगा, या बहुत कम हो जाएगा। इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तारों से बनाई जाती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना मोटे तारों से बनाई जाती है, ठीक है। और उसमें बहुत कम टर्न होता है, तो जो आर ए सी होता है इसका मान भी कम ही होगा, ठीक है। आर ए सी का मान भी क्या होगा दोस्तों, तो 1 से 2 ओम तक आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 ओम मिलेगा, मतलब छोटा मिलेगा, ठीक है, स्मॉल इसका मान होता है, ठीक है। चलिए, और एक और बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ आपको, ठीक है। एक टॉर्क होता है दोस्तों, एक होता है टॉर्क, टॉर्क जो होता है दोस्तों आघूर्णन बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क जो होता है उसको आघूर्णन बल बोलते हैं, या बल आघूर्णन बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, के गुना फाइव गुना आई होता है दोस्तों, के गुना फाइव गुना आई होता है, ठीक है। के गुना फाइव गुना आई होता है, ये ध्यान रखिए। यानी कि जो आघूर्णन बल होता है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि आघूर्णन बल टॉर्क जो होता है इसको हम लोग टी से दर्शाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, वो जो होता है फ्लक्स और करंट के गुणज के बराबर होता है, फ्लक्स और करंट के गुणज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फ्लक्स और करंट के गुणज के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये सब मशीन में आपको काम करेगा, केवल यहीं पे नहीं है, ठीक है ना, केवल यहीं पे ये वाला काम नहीं करेगा, आपको सब मशीन में ये वाला जो है काम करेगा, तो सारा डीसी मशीन में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो अभी यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, एक चीज़ और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको पता है दोस्तों, आपको क्या पता है, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो होगा क्या होगा, तो आई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जो करंट इसके वाइंडिंग से बहता है वो भी आई ए ही है। तो यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा ना इसमें, तो डीसी सीरीज मोटर में क्या मिलेगा आपको, फ्लक्स आई ए हो जाता है ना, 5 ने आई ए, अब ये भी आई ए हो गया और ये भी आई ए हो गया, तो आई ए का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है दोस्तों आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है इसमें, तो सीरीज मोटर, सीरीज डीसी सीरीज जनरेटर में, समझ आ गया। फ्लक्स जो होता है दोस्तों आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है सब में होता है, पूरा डीसी मोटर और जनरेटर सब में होता है, ठीक है, सारा में सन 20 सब में लगता है, तो सब में जो है ये फॉर्मूला आपको वैलिड है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। अब देखिए, अब आता है बात दोस्तों कंपाउंड का। तो अभी तक हमने बात कर लिया सीरीज का, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड का। सीरीज और शंट बात कर चुके हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब जब कोई जो है आपका फील्ड वाइंडिंग दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जो फील्ड वाइंडिंग देख रहे थे ना अभी तक, उस फील्ड वाइंडिंग क्या किया, दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। दो भागों में बांट दिया है, क्या किया है, एक तो कर दिया है कि भाई ये तो एक रहेगा ही, एक तो बड़ा सा रहेगा ही, और एक जो होगा दोस्तों छोटा सा रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसको तोड़कर दो भाग में बांट दिया, एक छोटा सा हो जाएगा, एक बड़ा सा हो जाएगा। एक श्रेणी में रहेगा तो उसका रहेगा आपका आर ए सी रहेगा, और एक संट में रहेगा तो उसका रजिस्टेंस हो जाएगा आर एस ए। इस प्रकार से रहेगा दोनों, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, जब डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग आर्मेचर के साथ श्रेणी में रहता है और दूसरा भाग आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में रहता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर। तो समझ में आ रहा है, चलो। अब देखिए दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। तो कंपाउंड जनरेटर का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये जनरेटर जो होता है दोस्तों, इसका आउटपुट वोल्टेज नो लोड पे और फुल लोड पे दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, तो फिक्स होता है, स्थिर होता है। आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है दोस्तों, तो टर्मिनल वोल्टेज बोलना चाहते हैं, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज बोलना चाहते हैं भी, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग के तार जो होते हैं मोटे होते हैं, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं दोस्तों, उसके तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं और उसमें कम टर्न होते हैं। और वही शंट फील्ड वाइंडिंग का जो तार होता है दोस्तों, क्या होते हैं, पतले होते हैं और उसमें ज़्यादा टर्न होते हैं। यानी कि शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों हमेशा ज़्यादा होगा, 100 ओम 200 ओम इस प्रकार से आपको मिलेगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 100 ओम 200 ओम इस तरीके से मिलेगा, या 50 ओम। लेकिन आपका जो सीरीज वाइंडिंग होगा दोस्तों, इसका आपको मिलेगा 1 ओम 2 ओम इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। 1 ओम 2 ओम इतना छोटा छोटा इसका रजिस्टेंस मिलेगा। चलिए, तो वही लिखा हुआ है इसमें कि इसका जो होता है रजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज वाले का मोटा तार से बना होता है और कम टर्न से बना होता है। साफ साफ कहने का मतलब क्या है कि रजिस्टेंस जो होता है छोटा होता है। और शंट वाले का दोस्तों पतला तार से बना हुआ होता है और मोर टर्न होता है। साफ साफ कहने का मतलब क्या है, इसका रजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, बस, ठीक है। इतना ही कहना चाहता है घुमा फिरा के। अगला दोस्तों, जो कंपाउंड जनरेटर बोले ना, उसका भी दो प्रकार होता है। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। आइए कनेक्शन को समझ लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो शंट होगा वो लंबा होगा। तो कैसे लंबा कीजिएगा, देखिए, तो ये तो आपका आर्मेचर बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका छोटा सा एक है जो आर ए रहेगा। उसके बाद आपका जो है सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस था ना वो हो जाएगा, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग वाला जो था ना वो हो जाएगा। इसको आर ए सी बोल दिए भाई, है ना, आर ए सी बोल दिए। और इसके बाद आपको दिखेगा कौन सा, तो शंट वाला दिखेगा। इसके बाद आपको दिखेगा कौन सा, शंट वाला दिखेगा। तब वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे शंट जो है लंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शंट जो है लंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हाँ भाई शंट तो यहाँ पे लंबा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है लॉन्ग शंट। ये शंट जो है क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, लॉन्ग, तो इसका नाम है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा होता है शॉर्ट शंट। इसमें क्या करना चाहता है, इसमें देखिए डायग्राम बनाकर देखिए, आपको मजा आएगा कैसे। इसमें जो होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आर्मेचर बना लीजिए, फिर बना लीजिए ये, ठीक है। फिर एक छोटा सा आरे तो आपके साथ रहना ही रहना है, ठीक है। एक छोटा सा आरे तो जो दोस्तों रहेगा ही रहेगा, यारो तो रहता ही है। उसी के बाद आपका आता है दोस्तों संट वाला, इसी के बाद आपका आता है संट वाला। और इसके बाद आपको मिलता है दोस्तों, इसके बाद आपको मिलता है सीरीज वाला वाइंडिंग, है ना। फील्ड वाइंडिंग के बाद सीरीज वाला आपको मिलता है। इस प्रकार से जो है इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। इसमें देखिए टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया, ईएमएफ ये हो गया, ठीक है। इसमें से करंट बहेगा उसको बोलेंगे आई ए करंट, इधर जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे आई एस एच करंट, और इधर करंट जो जाएगा उसको लोड करंट बोलेंगे। वैसे यहाँ पे भी इधर लोड करंट, ठीक है। इधर जो करंट जाएगा आई एस एच करंट, ये हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट, ठीक है। तो इस तरीके से दो कनेक्शन हो गया। ये देखिए आपका जो शंट है वो शॉर्ट है, इस क्या है, शंट जो है शॉर्ट है, तो इसका नाम देंगे शॉर्ट शंट, ठीक है। तो इस प्रकार से दो गो हो जाता है, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट, ठीक है। एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
दोस्तों इसी को ही जो कंपाउंड डीसी जनरेटर है ना, इसको एक और आधार पे बांटा गया है। वो आधार क्या है? वो आधार क्या है? देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा क्या कि दो गो आपका शंट वाइंड, दो गो आपका फील्ड वाइंडिंग था। ठीक है, चलिए लॉन्ग शंट का एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से बना लेते हैं एग्जांपल। अभी लॉन्ग शंट का ही लेते हैं। ठीक है, अभी लॉन्ग सन का एक एग्जांपल ले लिए। ठीक है, लॉन्ग सन का खाली एग्जांपल ले लिए। अब इसका क्या नाम है? ये भी देखिए कंपाउंड मोटर है। ये भी क्या है? कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर है ना, क्योंकि इसमें दोनों है। इसमें क्या है? सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है, इसलिए इसका नाम कंपाउंड जनरेटर हो गया है ना। क्या नाम है इसका? कंपाउंड जनरेटर। अभी देखिए इसमें क्या है, ये छोटा वाला हो गया सीरीज वाला, ये वाला बड़ा वाला हो गया शंट वाला। अब देखिए दोनों के कारण क्या होगा? कुछ फ्लक्स बनेगा, दोनों में करंट बहेगा। इसमें देखिए आई ए करंट बहेगा, इसमें जो करंट बहेगा आई एस एच करंट बहेगा। तो दोनों के कारण कुछ फ्लक्स बनेगा। इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, मान लीजिए इसका नाम है फाई एस एच, और इसके कारण जो बनेगा दोस्तों फ्लक्स, दूसरे वाले के कारण जो फ्लक्स बनेगा दोस्तों, उसको क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम देते हैं दोस्तों फ्लक्स एस सी। क्योंकि सीरीज वाइंडिंग है तो फ्लक्स एस सी, इसका नाम है फ्लक्स एस एच, क्योंकि शंट वाइंडिंग। अब देखिए दोनों फ्लक्स जो होगा दोस्तों, इसका दो तरीका हो सकता है। ये दोनों फ्लक्स जो है दोस्तों दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जो, अब देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो शंट वाइंडिंग है वो ज़्यादा फ्लक्स दे रहा है, और सीरीज वाइंडिंग जो है कम फ्लक्स दे रहा है। ये आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है। मान लीजिए कि शंट वाइंडिंग जो है, ठीक है, शंट वाइंडिंग जो है मान लीजिए कि इधर फ्लक्स दे रहा है, और सीरीज वाइंडिंग जो है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग जो है दोस्तों वो किधर फ्लक्स दे रहा है? मान लीजिए कि सीरीज वाइंडिंग जो है किधर फ्लक्स दे रहा है? सीरीज वाइंडिंग मान लीजिए कि नीचे फ्लक्स दे रहा है। शंट वाइंडिंग ऊपर दे रहा है, सीरीज वाइंडिंग नीचे दे रहा है। तो अगर बोलिए कि नेट फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, फ्लक्स का नेट मान क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो शंट माइनस सीरीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। नेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। नेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसी तरीके के जनरेटर को बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। मतलब दोनों जो फ्लक्स बना रहा है, कौन दोनों? एक तो ये फ्लक्स बना रहा है और एक ये फ्लक्स बना रहा है। तो दोनों का फ्लक्स क्या है? आपस में विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स घट जाएगा। और वही वही दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है दोस्त कि दोनों जो फ्लक्स बना रहा है, मान लीजिए फ्लक्स बना रहा है ये ऊपर की दिशा में, शंट वाला जो बना रहा है फ्लक्स ऊपर की दिशा में बना रहा है, और वही जो सीरीज वाला है फ्लक्स बना रहा है दोस्तों, वो भी ऊपर की दिशा में बना रहा है। ये दोनों फ्लक्स क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा ना, नेट फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा दोनों। फाई एस एच प्लस प्लस हो जाएगा क्या? फाई एस सी। तो जो नेट फ्लक्स होगा दोस्तों ये बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या हो जाएगा? कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जुड़ जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटाना, तो घट जाएगा, बात साफ है। कुमुलेटिव का मतलब जुड़ना, और डिफरेंशियल का मतलब है घटना। अब दोस्तों जो भी पढ़े हैं इसको देखिए एक बार, एक देख लीजिए। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर आपको बताया गया है ना। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में आपको साफ समझ में आ रहा है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग है। वही सेल्फ एक्साइटेड में एक शंट होता है, एक सीरीज होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड में भी दो प्रकार का होता है, एक होते हैं लॉन्ग शंट, एक होते हैं शॉर्ट शंट। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको कनेक्शन बताए थे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए दोस्तों, अभी देख लीजिए कि ये जो है दोस्तों कि प्रयोग कहाँ कहाँ पे आता है, कौन सा जो है कहाँ पे प्रयोग में आता है, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, और कल की क्लास में इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में खाली थ्योरी, कल की क्लास में खाली प्रैक्टिस, इसी बेस पे इसका देखिए कहाँ पे प्रयोग होता है। तो जब सेपरेटली डीसी एक्साइटर जो होता है ना, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है ना, वो क्या होता है? आपको पता है कि उसका एक्सटर्नल फील्ड होता है, ठीक है। उसका चुंबक बनाने का जो तरीका है अलग होता है। इसका प्रयोग होता है मेनली जो होता है लैब टेस्टिंग में होता है दोस्तों, लैब में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो डार्क में लिखा हुआ है वो आपको याद करना ही है। वैसे ही संट उंड, ठीक है, संट वाले जो डीसी जनरेटर है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका जो बैटरी होता है, इसका जो वोल्टेज होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। टर्मिनल वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है, हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो बैटरी चार्जिंग में उसका काम आता है, ठीक है। बैटरी चार्जिंग में इसका मुख्य काम आता है। तो जो हाईलाइट किए उसको याद करना ही है, बाकी भी याद कर सकते हैं। सीरीज वाला कहाँ पे काम आता है? श्रेणी वाला। तो श्रेणी वाला दोस्तों लोड, देखिए जहाँ पे भी लोड रहता है ना,
लॉन्ग लॉन्ग लाइन में क्या हो जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वोल्टेज घट जाता है, तो उस वोल्टेज को बढ़ाने में इसका काम आता है। ठीक है, तो इसका नाम जो क्या देते हैं, तो वोल्टेज बूस्टर के नाम में काम आता है। तो जो भी लंबा लंबा फीडर होता है ना, लंबा लंबा लाइन होता है ना, उसमें ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, सीरीज में लगा देते हैं। तो एक होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो कंपाउंड डीसी जनरेटर का मुख्य काम क्या है दोस्तों, तो इसका जो है वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया रहता है, मतलब वोल्टेज जो है बढ़िया देता है। ठीक है, तो आपको जो वोल्टेज रहता है वो बढ़िया देता है। हमेशा जो वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लगभग जो होता है ई के बराबर होता है, काफ़ी देर तक क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग जो होता है बिल्डिंग में होता है। ठीक है, मोटर्स में होता है, तो इस सब जगह इसका प्रयोग होता है। देखो, आप प्रयोग को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है कल की क्लास में आराम से बने। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल नालंदा गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरीके का जो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है आपसे कभी भी ना छूटे। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, ये आपको पढ़ के पता चल रहा है। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इससे हमारी भी आपको मदद मिल जाएगी और आपको भी जो है अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये फ्री पीडीएफ जो है, ये क्लास में जो बनाए हैं पीडीएफ इतना प्यार से आप लोगों के लिए, ये फ्री पीडीएफ मिलने के लिए आपको क्या करना है, आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब पीडीएफ जो है हम लोग रेगुलरली डालते रहते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, आप खूब इंजॉय कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। तो आज की क्लास में थ्योरी कंप्लीट हुई। ठीक है, और कल की क्लास में इसके आधार पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा।